सभी को मेरा नमस्कार। जो आज हम अभी अगला चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर हमारा छठा है और जिसके कवि है हमारे नागार्जुन जी। और आज इसका शीर्षक है फसल और यह दंतुरित मुस्कान। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ेंगे नागार्जुन जी के परिचय, जीवन परिचय के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। तो नागार्जुन जी का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ। उनका मूल नाम वेदनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा संस्कृति पाठशाला में हुई थी। फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कोलकाता गए और 1936 में श्रीलंका गए और वहां से उन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए, मतलब बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। 2 साल प्रवास के बाद 1938 में स्वदेश लौट आए और घुमक्कड़ी और अक्कड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। घुमक्कड़ी मतलब होता है कि जो इंसान एक जगह ना रहकर अलग अलग जगह जाना पसंद करता है, उसको घुमक्कड़ी कहा जाता है। ठीक है, तो उन्होंने भारत की यात्रा की, तो मतलब संपूर्ण भारत की यात्रा की और सन 1998 में उनका देहांत हो गया। नागार्जुन जी की जो प्रमुख कृतियां और रचनाएं हैंगी प्रमुख, तो यहाँ पर है जैसे कि युग धारा, सतरंगे, पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस और आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। ठीक है, इस प्रकार से इनकी निम्नलिखित काव्य कृतियां हैं। तो नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य-विधाओं में भी लेखन किया। उनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। मतलब जो नागार्जुन के यहाँ पे जितनी भी कृतियां उनके 7 खंडों में मतलब प्रकाशित है। साहित्य योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें प्रमुख है हिंदी अकादमी। ठीक है, उनको हिंदी अकादमी, दिल्ली शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारती पुरस्कार, ठीक है, एवं बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार भी उनको मिला। मैथिली भाषा में कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। देखिए, आपको इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले हुए हैं। ठीक है, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा। हिंदी और मैथिली में समान रूप से लेखन करने वाले नागार्जुन ने बंगला और संस्कृत में भी कविताएं लिखी। मातृभाषा मैथिली में वो यात्री नाम से प्रतिष्ठित है। मतलब जो उनकी मैथिली भाषा में लिखी हुई यात्री नाम से प्रतिष्ठित है। लोक जीवन में गहरा सरोकार रखने वाले नागार्जुन भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति अपने साहित्य में विशेष सजग रहे हैं और व्यंग में माहिर है। मतलब वो व्यंग्यात्मक रूप से उनके ऊपर कटाक्ष करते हैं अपनी रचनाओं के माध्यम से। आइए आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ठीक है, इसलिए उन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन हमारा आता है कि आधुनिक कबीर किसे कहा जाता है, तो हम नागार्जुन जी को कहेंगे। तो छायावादोत्तर के दौर के वे ऐसे अकेले कवि हैं जिनकी कविता गांव और चौपाल और साहित्यिक दुनिया में समान रूप से लोकप्रिय रही है। वे वास्तविक अर्थों में जन कवि हैं और समसामयिक बौद्ध में गहराई से जुड़े नागार्जुन की आंदोलन धर्मी कविताओं में व्यापक और लोकतांत्रिक मिली हुई है, मतलब लोकप्रियता मिली हुई है। मतलब कविताओं में सभी लोग उनको बहुत प्यार करते हैं, इसलिए कह सकते हैं कविताओं में व्यापक लोकप्रिय मिली है। नागार्जुन ने छंदों में काव्य रचना की है और मुक्तक छंद में भी उन्होंने मुक्तक छंद में भी और छंदों में भी, दोनों में उन्होंने अपनी रचना की है। तो आइए जो हमारे पाठ में जो हमारे यहाँ पे काव्य 10वीं कक्षा में दी गई है, ये दंतुरित मुस्कान के बारे में जानेंगे। तो कविता में छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि ने मन में जो भाव मिले उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से, मतलब अनेकों बिंबों के माध्यम से प्रकट किया गया है। जैसे कि ना बिंब मतलब होता है कि जैसे हम अभी इन्होंने इस प्रकार से बच्चे का वर्णन किया गया, तो हम लग रहा है कि वो हमारे सामने ही बच्चा ऐसे प्रतीत हो रहा है कि वो हमारे सामने ही हंस रहा है। ठीक है, तो कवि का मानना है कि इस सुंदरता में
ही जीवन का संदेश है, मतलब इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। ये सुंदरता ही व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। ठीक है, ये दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नजरों का, ठीक है, बाकपन जुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ जब हम किसी बच्चे को देखते हैं हंसते हुए तो क्या लगता है कि मन के अंदर जो भी दुख तकलीफ होता है वो सब चले जाते हैं। तो इस चीज़ को और आगे देखेंगे फसल, उनकी जो दूसरी काव्य है फसल के नाम से है। तो फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलाती फसल आंखों के सामने आ जाती है, परंतु फसल है क्या और उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है, इसे बताया है नागार्जुन ने अपनी कविता फसल में। कविता ये भी रेखांकित करती है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है। बोलचाल की भाषा की गति और यह लय कविता को प्रभावित बनाती है। कहना ना होगा कि यह कविता कविता में हमें उपभोक्तावादी संस्कृति के दौर में कृषि संस्कृति के निकट लेके जाती है। मतलब इस समय जो आप देख रहे हो उपभोक्तावादी संस्कृति चल रही है, मगर अब जो हम कविता के माध्यम से हम कृषिवादी संस्कृति की ओर निकट पहुंचते हैं। तो आइए हम पाठ के माध्यम से जानेंगे हमारे नागार्जुन जी के द्वारा लिखी गई जो पाठ्य पुस्तक में हमारे लगी हुई है। आइए पढ़ते हैं। तो आइए जो हमारी काव्य है यह दंतुरित मुस्कान। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। पारस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। तो कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि नागार्जुन ने एक जीवन का संदेश देते हुए कहते हैं कि छोटे बच्चे के नए नए दांत की जो मधुर मुस्कान को देखकर मृतक व्यक्ति के शरीर में भी प्राण आ जाएंगे। यहाँ आप देख रहे होंगे ना, ये तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तो ऐसा लगता है कि जो मृत व्यक्ति है अगर तुम्हारी मुस्कान को देख ले तो उसमें भी प्राण आ जाएगा, वो भी जिंदा हो जाएगा। ठीक है, और शिशु के नए नए दांतों की मोहक मुस्कान से मुर्दे में भी जान पड़ जाएगी और जीवित हो उठेगा। अब इसके बाद लिखा धूली धूसर तुम्हारे ये गात। मतलब धूली धूसर मतलब कह सकते हैं कि धूल मिट्टी से सना हुआ। ठीक है, धूल मिट्टी से गात तुम्हारा शरीर, धूल मिट्टी से क्या हुआ, शरीर तुम्हारा सना हुआ है। ये ना यहाँ देखो, धूली धूसर से तुम्हारे ये गात मतलब शरीर। ठीक है, तो कहते हैं कि जो ऐसा अब यहाँ पे छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। तो जलजात मतलब होता है कमल, जलजात मतलब होता है कमल। तो कहना चाहते हैं कवि कि मानो कि जो तुम्हारे शरीर के अंगों पे ये धूल मिट्टी, ठीक है, इससे सने हुए हैं, जैसे धूल मिट्टी से सने हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि कमल, जैसे कीचड़ में कोई कमल खिलता है उस तरह से प्रतीत होता है कि तुम्हारे धूल मिट्टी से सने कोमल, ठीक है, शरीर पर प्रत्येक अंग पे इतना सुंदर आकर्षित मनमोहक लग रहा है कि मानो कमल के फूल तालाब को छोड़कर, ठीक है, मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं। मेरी झोपड़ी में क्या खिल रहे हैं, जलजात। ठीक है, मतलब तालाब को छोड़ के मेरी झोपड़ी में क्या खिल रहे हैं, कमल खिल रहे हैं। पारस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर बन गया होगा कठिन पाषाण। कह रहे हैं कि तुम्हारे कोमल शरीर का स्पर्श पाकर मेरा मन इस तरह से भावुक हो जाता है कि जैसे तुम्हारे प्राणों का स्पर्श पाकर कठोर पत्थर, लिखा ना, कठोर, पाषाण मतलब होता है पत्थर, पाषाण मतलब होता है, ठीक, कठिन मतलब पाषाण, कठोर पत्थर। तो कठोर पत्थर पिघल कर पानी बन जाता है, मतलब तुम्हारा शरीर अगर स्पर्श कर ले तो कठोर पत्थर भी क्या पिघल जाता है। ठीक है, ये पता नहीं कि अब आगे देखेंगे।